अच्छे लोगों का सहयोग मुझे इसमें मिला है, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आप सब इस कार्यक्रम में आए, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं और मीडिया के थ्रू इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई थिंक दे आर ऑल ट्रूली इंस्पायर्ड बाय योर स्पीच सर। आपके अनुभवों को और आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को संक्षेप में कहना, मुझे लगता है मुझे भी कोई इनोवेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। टू डू दैट आई वुड लाइक टू कॉल श्री MJ अकबर जी टू से फ्यू वर्ड्स। Thank you very much, both on the stage and in the audience. नितिन जी, जब मुझे कोई 2-3 हफ्ता पहले कहें कि भाई आपको भी आना है बॉम्बे और आपको भी कुछ बोलना है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि एक तो मित्र हैं मेरे, दूसरा पॉलिटिक्स में है, और मित्र तो किताब लिख देते हैं, पॉलिटिशियन किताब बहुत कम लिखते हैं। मैंने कहा कि चलो एक अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अभी जब इन्होंने अभी यहाँ कुछ मिनट पहले उन्होंने कहा कि आप मेरे बाद बोलिएगा, तब आई फेल्ट वेरी एप्रीहेंसिव, बड़ा चिंतित हो गया कि इनके बाद रहेगा कौन यहाँ पे सुनने के लिए। तो आप जो अभी आपने इनकी बातें सुनी, 1-2 बातें मैं कहूँगा। आपने बार बार कहा कि इंडिया इज़ ए रिच कंट्री विद अ पुअर पॉपुलेशन। ज़रा सा इसमें मैं तब्दील करूँगा, इंडिया इज़ ए रिच कंट्री विद अ पुअर गवर्नमेंट। आपने कहा कि आप राजनीति में हैं। मैं आपको पहली बार जब मैं मिला इनको, तो ये कोई 3-4 साल पहले, ये अभी नए आए थे। 1975, 76, 77 से हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं। पहले पॉलिटिशियन मुझे मिले जो दिल से चेयरफुल है, चेहरे पे खुशी है। नहीं तो इतना टेंशन होता है दिल्ली में, और किस चीज़ का टेंशन कि मैं अगर इस कुर्सी पे हूँ तो उस कुर्सी पे कैसे जा सकता हूँ, और कुछ नहीं, और कोई चिंता नहीं है उनकी। तो ये पहले आदमी मिले मुझे जो चेयरफुल है। जैसे अभी हम सुना, ही इज़ एक्सट्रीमली हियरेबल। कहानियाँ हैं, मैंने फर्स्ट मैन आई नो हु हैज़ मेड इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग and development interesting. But I must congratulate Tuhin that he has made a hearable man readable. Congratulations, it's a very well written book, very well written. आप बार बार कहें, एक और बात बस, बार बार इन्होंने कहा कि मैं राजनीति में, यहाँ पर भी थोड़ी तब्दीली मैं करूँगा। आप राज में नहीं, लेकिन जब मैं मिला था इनको 4 साल पहले, तब भी राज में नहीं थे। तब से आज तक मैं देखता हूं कि ये राजनीति में नहीं है, लेकिन जरूर नीति में जरूर है। और इनकी नीति बड़ी सीधी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनकी नीति इतनी है कि अगर देश का, और देश को वो एक कोई मतलब फिलोसॉफिकल एटीट्यूड से नहीं देखते हैं, वो देश को देखते हैं तो देश की आंखों में देखते हैं, और आंखों में देश की गरीब नजर आती है। और तब से मैं देखता हूं कि इसके लिए अगर क्या कर सकूं मैं, तो मैं समझता हूं कि मेरा दिन खुश जाएगा। और अगर खुश हैं तो इसलिए कि कुछ रोज ना रोज थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ये करते जाते हैं। इनके सामने क्यों कठिनाई आती है, मैं आपको एक बात कहता हूँ। बहुत देर से देखता हूँ, इस शहर को देखता हूँ, बम्बई को भी देखा है। पहली नौकरी मेरी बम्बई में थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये इसेंशियली ही इज़ एन आउटसाइडर।
He is not an insider of Delhi. He represents, और दिल्ली के जो insiders हैं उनकी तरबियत और है, उनका मिजाज और है, और वो बाहर के जब लोग आते हैं और बाहर की जब स्पिरिट देखते हैं तो कुछ घबरा जाते हैं। आज जो हो रहा है मेरे सामने, बहुत कुछ एनालिसिस हो रहा है, देश में बहुत कुछ चल रहा है। जब चेंज आता है तो चेंज को हम पहचानते नहीं है जब तक चेंज सामने बिल्कुल उभर के नहीं आ जाता है। तो आज जो चेंज है बिल्कुल तह के नीचे एक बड़ी खलबली मची हुई है देश में। तो खलबली के कई मतलब निकलते हैं, कोई चेहरा देखता है, कोई स्टैटिस्टिक्स देखता है, कुछ देखता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द रेज ऑफ इंडिया अगेंस्ट द insensitivity of Delhi. This is what is actually happening in the country. The country is fed up. The country is fed up. Why is the country fed up? The country is fed up कि 65 साल पहले you promised a tryst with destiny. And 65-67 years later, ये destiny राख बन के सामने आ गई है। और राख में ना कोई चिंगारी है, कुछ नहीं है। अब जो इंटेंसिटी और जो गुस्सा है, इस इंटेंसिटी को सबसे ज्यादा कहां जाहिर होता है? जवान में जाहिर होता है। जवान के लिए 5 साल जो है, अगर आप देख लिए जवान की उम्र 20 साल होगी, 22 साल हो गई, उसके लिए 5 साल हो जो हैं वो उसकी जिंदगी के आधे जिंदगी के बराबर है। क्यों? 10 साल तक तो वो बच्चा रहता है, 15 साल की उम्र में उसके होश आते हैं, उसकी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, ख्वाब आते हैं कि मैं कुछ बन जाऊंगा। 20 साल उसके हो जाते हैं, देखता है कि कुछ नहीं हुआ, मैंने विश्वास किया, मैंने बात की। फिर 5 साल हो जाते हैं और फिर 20 और 25 के बीच में अगर वो अपनी जिंदगी नहीं बनाएगा तो कब बनाएगा? तो इसलिए जो गुस्सा तीव्र रेस पे होता है वो यूथ का होता है। और इसलिए हर रेवोल्यूशन को, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के सामने, एट द वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज ऑलवेज द यंग। ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? कवर देखिए, इसके चेहरे की वजह से इंपॉर्टेंट है, बाप के चेहरे की वजह से नहीं। ये बेटे के चेहरे की वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बेटा कौन बेटा है? ये अमीर का बेटा नहीं है, ये दो टू व्हीलर का बेटा है। और जब इसका बाप इस शहर में आया है, ये बंबई का होगा। जब इसका बाप शहर में आया था तो 3000 रुपये की नौकरी करके वो जिंदा रहा था, और 3000 रुपये में वो 1500 रुपये अपने घर बेचता होगा, जहां से भी गांव में आया होगा। वो अपने पसीने से अपने बेटे को यहां लाया, लेकिन ये बेटा इसको गाड़ी बनाएगा। और जब तक ये मुल्क इस बेटे को ये गाड़ी नहीं बनने देगा, तब तक इस बेटे के चेहरे पे गुस्सा रहेगा, चैन नहीं आएगा। इस किताब में कई कोटेशंस हैं, ये हुए तो इनने निकाला होगा, कुछ इन्होंने दिया होगा। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भगवान का नाम है यहां, लेकिन आखिरी पन्ने में और लास्ट सेंटेंस में, आखिरी पन्ने और क्योंकि ये जो अभी इन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि भगवान आपके लिए क्या करेगा अगर अपने हाथ में आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये जो किताब है वो ये है, इट्स अ मैनुअल, इट्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, नॉट व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। और मुझमें बार बार विवेकानंद की याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शिकागो की स्पीच में उन्होंने कहा था, या शायद वहां नहीं तो कहीं और कहा था, लेकिन कहा था जरूर, आई डू नॉट बिलीव इन अ गॉड
who does not provide bread for the poor, but promises eternal bliss afterwards. He looked at the state of India और कहा कि where have we taken this glorious country? विवेकानंद ने क्या किया था? उन्होंने जो हिंदुस्तान का प्राइड है, जो हिंदुस्तान का प्राइड इन वन सेल्फ, प्राइड को मैं गरूर नहीं मानता हूं, there's some other word for it, जो pride in itself, he was not afraid of being proud of India. अंग्रेजों ने 19वीं सदी में अंग्रेज की हुकूमत की जड़ जो था वो था कि दोनों हिंदू और मुसलमान को अपने आप के आत्मविश्वास को खत्म कर दो, और जब तक अपने आत्मविश्वास को नहीं खत्म करोगे इसको दबा नहीं सकोगे, क्योंकि ये मुल्क जो है ये मुल्क कोई नया मुल्क नहीं है। ये मुल्क का इतिहास जो है अंग्रेज के इतिहास से हजारों साल पहले शुरू होता है। ये मुल्क गरीब मुल्क कभी नहीं था। आपको मैं एक बात बताता हूं, कोई भी गरीब मुल्क को हमला करने या कब्जा करने नहीं आता है। Who wants to conquer a poor country? No one. The cost and the investment required in conquest must have returns. कॉलोनाइजेशन का मतलब ही है कि हमने अगर 5 रुपए खर्चा किया है तुम्हें कब्जा करने के लिए, तो 100 रुपए जब तक हम वापस नहीं देंगे तो हमारा कब्जा का फायदा क्या है? अंग्रेज हुकूमत 1750 के ये आंकड़े, 1750 के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े मैंने हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से नहीं लाए। ये पॉल कैनेडी येल प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, उनकी किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, अभी भी पढ़ाते हैं, उनकी किताब है, वहाँ देख लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। वो कहाँ से लाए मैं नहीं पता है, लेकिन वो जब लाए हैं तो ज़रूर। 1750 हिंदुस्तान प्रोड्यूस्ड 24% ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, माने दुनिया भर में 1 गुड आउट ऑफ 4 वॉज मेड इन इंडिया। चीन का उस जमाने में 31% था। बिटवीन इंडिया एंड चाइना हम 50% से ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। हमारे जूलियस सीजर के टाइम में हर रोमन बाजार में एक इंडियन सेक्शन होता था। तो हमारे एक्सपोर्ट्स तब से जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कोई सेंटिमेंट है, इसलिए जा रहे हैं कि वी वर मेकिंग द बेस्ट गुड्स। उस ज़माने में ब्रिटेन का था 1.8%। कॉलोनाइजेशन का अगर डेफिनेशन आपको चाहिए तो सिर्फ इस आंकड़े में है कि 1947 में हिंदुस्तान का 1.8% हो गया और ब्रिटेन का 24% हो गया। हर धोती गर्व के साथ, अभी इयन जैक के साथ मैं था, इयन जैक मेरा मित्र है, गार्डियन का कॉलमनिस्ट है, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, वो स्कॉटलैंड से आता है, और कह रहा था कि मैं जिस मोहल्ले में था उस मोहल्ले के जो मिल थी, उस मिल में हिंदुस्तान की हर धोती स्कॉटलैंड के मिल में बन रही थी, जहाँ के मतलब हजारों साल से हिंदुस्तान का कपड़ा और हिंदुस्तान की धोती और हिंदुस्तान की साड़ी और हिंदुस्तान का वीव, हिंदुस्तान का सिल्क जो था वो दुनिया भर को कैप्चर करता था। कॉलोनाइजेशन का ये मतलब है। उस कॉलोनाइजेशन को 1750 का मतलब है कि आपके तब तक हिंदुस्तान वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट सुपर पावर्स। सुपर पावर कब बनता है आदमी? सुपर पावर बनता है 3 चीज़ों से। नॉलेज, बिना नॉलेज के आप कहीं नहीं जा सकते। इकोनॉमी, नॉलेज के साथ ही इकोनॉमी आती है। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी है लेकिन उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। बिना ऑर्गेनाइजेशन के आप जितने ही मतलब नॉलेजेबल हो, जितने ज्ञानी हो, वो घर में ही ज्ञान रहेगा, ज़्यादा होगा तो चाय पे ज्ञान बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा कहीं। तो ये 3 चीज़ जो था, लेकिन जमहूरियत जो आज है इसके और 1750 के क्या अंतर क्या है? बहुत मैं सोचता हूँ इसके बारे में, क्योंकि
1947 में हमने जब अपना मॉडर्न इंडिया का कारवां निकाला, तो इसको एक बहुत ही आइडियलिस्टिक कारवां था, क्योंकि हमने दो चीज़ें ली, एक तो डेमोक्रेसी और दूसरा सोशल इक्विटी। इसीलिए आपने जो इक्विटी का शब्द लिखा है ना शुरू में ही, ये बहुत ज़रूरी शब्द है। देखिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी कहीं नहीं आने वाली है। वो कार्ल मार्क्स नहीं कर पाया, वो भगवान कर पाएंगे तो कर पाएंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो नहीं। लेकिन इक्विटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब इतना होता है, देखिए, बहुत मिडिल क्लास एक एटीट्यूड है कि जो गरीब है क्योंकि वो इलिटरेट है, पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ है, हम समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है। कभी कोई गरीब बेवकूफ़ नहीं, कोई गरीब बेवकूफ़ नहीं है। गरीब ये नहीं समझता है कि मैं आज झोपड़ी से निकला हूँ और मैं पैदा हुआ हूँ और मैं महल में जाके मरने वाला हूँ, नहीं समझता है। लेकिन अगर गरीब कहता है कि आज मेरे थाली में सिर्फ 2 रोटी है, मरने के पहले मैं इस 2 रोटी को 4 बनाऊंगा, तो उसका पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। अगर कहता है मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन मेरा बच्चा पढ़ेगा, अगर उसको हम नहीं दिए तो हमारी जमहूरियत की कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, क्योंकि 1750 में भी इंडिया वॉज अ फ्यूडल कंट्री। इट वॉज नॉट अ कॉलोनाइज कंट्री बट इट वॉज अ फ्यूडल कंट्री। और फ्यूडल कंट्री का क्या होता है? हिंदू फ्यूडलिज्म हो, मुसलमान फ्यूडलिज्म हो, जिसका फ्यूडलिज्म हो। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर 24% का भी है, आप इकोनॉमिक सुपर पावर भी हैं, तो सिर्फ एक टॉप 10% एलिट के पास सारा सरप्लस जाएगा। पहली बार आफ्टर 1947 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द पुअर हैव अ राइट टू इकोनॉमिक इक्विटी। ये पहली कभी नहीं हुआ था। 1950 तक, बिटवीन 1947 और 1960 तक, तो हम गरीब को तो ये कह दिए कि चलो तुम फैमिन से मरते थे, भूख से मरते थे, आज भी फैमिन है, लेकिन जिस हद पे फैमिन था कम से कम उस हद का नहीं है, तो हमने तो ऐसे निपटा दिया। लेकिन आज हमने ऐसा एक निज़ाम बना दिया है, कोई भी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसा निज़ाम बना दिया है जहाँ पर उसके दिल से जो आखिरी ख्वाहिश होती है वो आशा की होती है कि चलो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, अगली ज़िंदगी में तो ये बेटे के तो हो जाएगा, वो आशा भी मिट रही है। और इसका असर हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और क्योंकि अब जो है चेंज जब आएगा तो भयानक रूप से आएगा, छोटे कद में नहीं आएगा। और जब आएगा चेंज भयानक रूप से, तो लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी लाएगा। और जिम्मेदारी ये है कि अगर आप उस चेंज को समझ नहीं पाए और उसको आप कबूल नहीं कर पाए और उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर आपके खिलाफ जो गुस्सा होगा इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा। सब कहते हैं, आखिर में इन्होंने भी कहा जब ये कर रहे थे, बड़ी पुरानी कहावत है कि प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट पीस। मैं दूसरी बात कहता हूं, पीस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोग्रेस। इन दिस कंट्री पीस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोग्रेस। तेलंगाना होगा, नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा होगा, कम्युनल राइट्स होंगे, जहां जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाता है, जहां जहां इकोनॉमिक आशाएं दब जाती है, वहां वहां देखिएगा आपको वायलेंस, किसी न किसी तरह से वायलेंस का रूप उठ जाता है। ये मुल्क को सेकुलरिज्म की कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सेकुलरिज्म के एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से नहीं, हम हज़ारों साल से सेकुलर है। मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया इज नॉट सेकुलर बिकॉज गांधी वॉज सेकुलर, गांधी वॉज सेकुलर बिकॉज इंडिया इज सेकुलर। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उनसे अच्छा सेकुलरिज्म का
डेफिनेशन क्या हो सकता है, मैं अभी बताता हूँ। स्वामी जी ने कहा, यही बड़ा सीधा है और क्योंकि सिंपल है इसलिए दिल को छूता है। उन्होंने कहा सेकुलरिज्म का मतलब है, इफ़ यू आर बोर्न अ हिंदू बी अ गुड हिंदू, इफ़ यू आर बोर्न अ मुस्लिम बी अ गुड मुस्लिम, इफ़ यू आर बोर्न अ क्रिश्चियन बी अ गुड क्रिश्चियन, इफ़ यू आर बोर्न अ सिख बी अ गुड सिख। इसी बात को गांधी जी ने आगे मोड़ के, हम इस चीज़ को मोड़ के कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में खलल डाल सकते हैं। अगर हम गीता को, महाभारत को हिंदू की नज़र से नहीं देखेंगे तो हम वही करेंगे, खोजेंगे कि यार इसमें ये क्या है, इसमें वो क्या है। लेकिन जब मैं गीता को हिंदू की नज़र से, तो मैं आदर और सम्मान से पढ़ूंगा। और मेरी बस यही तमन्ना है कि आप जब कुरान को पढ़ें तो आदर और सम्मान से पढ़ें। आपको सेकुलरिज्म विवेकानंद में मिलेगा, गीता में मिलेगा और कुरान में मिलेगा। लकुम दीनकुम व इलिया दीन, तुम्हारा मज़हब तेरे लिए, मेरा मज़हब मेरे लिए। इससे ज़्यादा और क्या है सेकुलरिज्म। हिंदुस्तान बढ़ेगा जब हर आदमी, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, इक्वल कदम से आगे चलेगा। ना किसी को आप ऊपर देखेंगे, ना किसी को नीचे देखेंगे। स्वामी विवेकानंद, गांधी जी ने जो हिंदू समाज के बीच में खामियां थी उसके खिलाफ क्यों लड़ा था? वह था कि समाज में हर आदमी को इक्वल बनना चाहिए। हम अद्वैत कैसे बढ़ेंगे, कैसे सिखाएंगे, अद्वैत के ऊपर हम कैसे यकीन करेंगे जब अपने समाज में हम कास्टिज्म ला रहे हैं। एज इक्वल्स वी नीड टू प्रोग्रेस टुगेदर। और ये जो है डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी का मौका जो हमें इतिहास ने दिया है, अगर इस इक्वालिटी का मौका को हम बर्बाद कर दिए तो इतिहास मुझे माफ़ करेगी, नहीं माफ़ करेगी, भगवान अल्लाह माफ़ करेगा, नहीं माफ़ करेगा, मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन इतना जाते कहता हूँ कि ये बच्चा आपको नहीं माफ़ करेगा। लेकिन जी बहुत बहुत खुशी हुई कि आपने ये किताब लिखा। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ मैनुअल ऑफ प्रोग्रेस, दिस इज़ देयरफॉर अ मैनुअल फॉर द फ्यूचर। प्रोग्रेस को नज़र आता है तो प्रोग्रेस ही भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लिखा। थैंक यू।